मित्रों नमो नमः। आप सभी का जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, इसमें आज हम जिस प्रकार से पुरातन वीडियो में आपको सारे के सारे विकल्पीय प्रश्न कराए गए थे। परीक्षा अध्ययन का पूरा विकल्पीय आपको कराया गया था। उसी क्रम में आपको आज आपका रिक्त स्थान, जितने भी परीक्षा अध्ययन में रिक्त स्थान हैं, उन सबको एक पीडीएफ के रूप में तैयार करके आपके सम्मुख रखा गया है। तो याद रखिए, जो आपका रिक्त स्थान 6 नंबर का आता है, यहाँ से पूरा का पूरा प्रश्न आपका फंसेगा। याद रखिए कि जिस प्रकार से सही विकल्प में आपके 6 नंबर हमने कन्फर्म समझे थे, उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो देख ही लेते हैं, पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रगति कैसी होती है। तो आपको बता दें, इनकी प्रगति होती है अनुप्रस्थ। यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंगों की प्रगति कैसे होती है, तो उनकी भी होती है अनुप्रस्थ। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगों की प्रगति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। इन तीनों बातों का आप याद रखिएगा। टेस्ला किसका मात्रक होता है। तो आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। टेस्ला के अलावा क्या होता है, तो आपको पता है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अगर आपसे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो गॉस होता है अथवा ओरस्टेड होता है। अगर आपसे कहा जाएगा टेस्ला और गॉस में संबंध क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस हो जाता है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आदर्श प्रेरक का उमीय प्रतिरोध है। तो आपको बता दें कि आदर्श प्रेरक का उमीय प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब देखिए, नियंत्र प्रकार के अर्धचालक से बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो आपको बता दें, जो नियंत्र प्रकार का अर्धचालक होता है, वो 5 संयोजकता वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होता है। यदि आंतर निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो नियंत्र प्रकार का हमें अर्धचालक प्राप्त होता है। और जो नियंत्र प्रकार का अर्धचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जबकि होलों की संख्या कम होती है। और जबकि पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, होलों की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अब देखिए, अंगा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे ही मात्रा से इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान। अब देखिए, अगर आपसे आवेश पूछे कि आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान। तो आपको बता दें कि विशिष्ट आवेश का सूत्र होता है E/m, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि आप 1.6 × 10⁻−19 में 9.1 × 10⁻−31 का भाग करते हैं, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.7 क्रॉस 10⁻11, 1.7 × 10⁻11 प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति किलोग्राम। इसकी वैल्यू हो जाती है। यानी विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, 1.7 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, परमाणु का आकार लगभग होता है। तो आपको बता दें, परमाणु का जो आकार होता है 10⁻10 मीटर के लगभग होता है। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि नाभिक का आकार परमाणु की अपेक्षा कितना होता है, तो आपको बता दें, नाभिक का आकार परमाणु की अपेक्षा 10⁻⁻4 गुना होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। तो आपको जानकारी दे दें, चुंबकीय क्षेत्र एक आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र पूछे कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो ये भी आपकी सदिश राशि है। और यदि आपकी फ्लक्स की चर्चा की जाए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स होता है, तो ये कैसी राशि है, तो आपको जानकारी दे दें, ये आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों सदिश राशियाँ हैं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स अथवा वैद्युत फ्लक्स अथवा फ्लक्स, ये आपकी अदिश राशि हैं। अब देखिए, आगे की चर्चा करते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है। तो आपको बता दें, जो गामा तरंग होती है, गामा किरण होती है, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो तरंग की होती है। अब देखिए, इस प्रश्न का नंबर कह रहा है कि दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है। तो आपको बता दें, दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। कितनी होती है, 0। जबकि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, वो 3 हर्ट्ज होती है। 3 हर्ट्ज लगभग होती है, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं होती है।
अब देखिए घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो आपको बता दें अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? तो वो आपका ऋणात्मक होता है। अब देखिए अंग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, μ0 निर्वात की को प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें चुंबकनशीलता को प्रदर्शित करता है। μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे कहा जाएगा कि μ0 की वैल्यू कितनी होती है, तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि फर्मी किसका मात्रक होता है? तो फर्मी आपका दूरी का मात्रक होता है और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घाते -15 मीटर होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि एक फर्मी बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको बता दें 10 के घाते -13 सेंटीमीटर हो जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। वैसे एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10 के घाते -15 मीटर, और यदि सेंटीमीटर पूछे तो 10 के घाते -13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि टीवी सिग्नल की आवृत्ति डॉट डॉट से डॉट डॉट होती है। तो आपको जानकारी दे दें, जो टीवी सिग्नल की आवृत्ति होती है वो 3 गुणे 10 की घाते 4 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 की घाते 9 हर्ट्ज होती है। यानी आपका 3 गुणे 10 की घाते 4 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 की घाते 9 हर्ट्ज तक होती है। अब विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव में जोड़ते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि वोल्ट मीटर की चर्चा कर रहे हैं, विभवांतर की चर्चा कर रहा है, तो विभवांतर को किसी भी वजवत में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिस प्रकार से हमने एक ट्रिक बताई थी कि श्रेणी क्रम की यदि चर्चा की जाए तो या तो धारा जोड़ा जाएगा या तो आवेश जोड़ा जाएगा, उसी प्रकार से समांतर क्रम की चर्चा में विद्युत विभव, चाहे विद्युत विभवांतर, चाहे विद्युत वाहक बल, ये सब के सब आपके समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। अब देखिए ग नंबर क्या कह रहा है, एसआई पद्धति में प्रेरक की प्रतिघात एसएल का मात्रक क्या होता है? तो आपको जानकारी दे दें, चाहे प्रतिरोध पूछे तो भी उसका मात्रक ओम होता है, यदि प्रतिघात पूछे तो भी ओम होता है, यदि प्रतिबाधा पूछे तो भी उसका मात्रक ओम होता है। इन तीनों बातों को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद और एक प्रश्न और आता है कि ओम किसका मात्रक होता है? तो E/H। अगर आपसे कहा जाए E/H का मात्रक कितना होता है, तो ये भी आपका ओम ही होता है। अब देखिए घ नंबर क्या रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? दिष्टीकरण कहते हैं या दिष्टकरण कहते हैं। धारावाही प्रणालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो धारावाही प्रणालिका जो होती है वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नाभिकीय संलयन को अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको बता दें तापकीय नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नाभिकीय संलयन का दूसरा नाम क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन का दूसरा नाम होता है तापीय नाभिकीय अभिक्रिया। अब देखिए इसी बात में चर्चा में याद आ गया कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो अवतल लेंस का अपसारी लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भूस्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो आपको बता दें इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। तो ठीक इस बात को याद रखिएगा कि भूस्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। चुंबकीय ख नंबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है? तो आपको जानकारी दे दें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और अगर यहीं पे पूछा जाता कि ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता है, यानी स्मॉल एम का मात्रक क्या होता है, तो वो हो जाता है एम्पियर इंटू मीटर मात्रक। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मात्रक का डिफरेंस होता है। समांतर अनुवादी परिपथ को परिपथ भी कहते हैं। तो इसे एक होता है स्वीकार, एक होता है अनुस्वीकार होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वीकार कहते हैं, अस्वीकार्य का बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अस्वीकार। समांतर अनुनादी परिपथ को अस्वीकार परिपथ भी कहा जाता है। अस्वीकार परिपथ भी कहा जाता है। घ नंबर प्रश्न क्या है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर घट जाता है। अगर यहीं पे चालक होता है तो बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक है तो ये घट जाएगा। शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। नाभिकीय घनत्व
अब देखिए नाभिक घनत्व की चर्चा कर लें यदि ऑब्जेक्टिव में यदि 10 की घात 17 दिया हो और आगे लिखा हो लगभग, तो ये भी सही है। अगर 3 गुणे 10 की घात 17 दिया हो तो भी सही है। वैसे एग्जैक्ट मान इसका होता है 3 गुणे 10 की घात 17 ने द्रव्यमान बटे आयतन होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक बन जाता है। तो आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन में दिया हो तो 10 की घात 17 याद रखिएगा, और यदि ऐसे दिया हो तो 3 गुणे 10 की घात 17, और आपकी ये प्रश्नों में भी हुआ है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो सजातीय आवेशों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षण करते हैं। अगर सजातीय आवेश हैं, यदि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विजातीय आवेश होते तो क्या करते, आकर्षण करते। इस बात की चर्चा किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। कैवेंडिश ने और क्या दिया था, तो आपको बता दें जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू होती है क्या होती है, 6.67 गुणे 10 की घातें -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है। इस वैल्यू को भी कैवेंडिश ने दिया था। और क्या कैवेंडिश ने खोजा था, तो आपको बता दें भविष्य का ईंधन जिसे कहा जाता है वह तत्व है हाइड्रोजन। तो इस बात की चर्चा भी किसने की थी, कैवेंडिश ने ही की थी। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश या आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, तो ये आपको सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी एक सदिश राशि है, चाहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, तो दोनों की दोनों सदिश राशि होती है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के वृत्त के अनुपाती होता है, क्योंकि यह बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, अतः जब वृत्त के अनुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। यह सही पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो यह सही पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड होता है। आपको जानकारी दे दें, इसका मात्रक होता है फैरेड, और इसके अलावा भी कई सारे मात्रक होते हैं। अगर इसकी चर्चा कर दें हम, और अगर इस सूत्र की सहायता से निकालें कि जब बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसकी सहायता से यदि निकालें तो इसका बन जाता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे होता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 ही तो होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। छः नंबर क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो P बराबर 2 गुणे 2L क्यू होता है, 2QL। तो इसकी बीम आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा आपका। एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तो एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है तो 1.6 गुणे 10 की घातें -19 कूलाम होता है। अगर यही भी पूछता कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना हो जाता, 1.6725 गुणे 10 की घातें -27 किलोग्राम हो जाता। अब देखिए एप्सिलॉन 0 निर्वात की का प्रतीक है, तो आपको बता दें विद्युतशीलता का प्रतीक होता है। 8वें का विद्युतशीलता हो जाएगा। 9वां क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर तो एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसके कई सारे मात्रक होते हैं। नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर एफ अपान क्यू होता है कि प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की मात्रा तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 11वां सवाल प्रश्न, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको बता दें एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाती। अब देखिए गॉस की थ्योरम लगाई इसमें, तो क्यू का मान तो एक कूलाम दिया है, और एफ फाई का मान पूछ रहा है, तो फाई बराबर क्या सूत्र होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.86 गुणे 10 की घातें -12 होता है। ठीक है, अब इसका भाग करेंगे यदि, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.13 गुणे 10 की घातें 11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली
विद्युत रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1.13 × 10⁻11। ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो AT होता है, आपको सबको जानकारी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विभव एक राशि है। तो विद्युत विभव आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। वोल्ट के अलावा क्या हो सकता है? तो V बराबर होता है W/Q, यानी जूल प्रति कूलम हो जाएगा। इसकी बीमा क्या होती है? तो बीमा आपको W/Q के सूत्र से निकाल लेना है। ठीक है। अगर रट सकें तो रट लीजिएगा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र आपको V बराबर W/Q0 की सहायता से निकालना है। वैसे यदि आप निकालना चाहें तो हम आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है हाँ, तो m(L)² (3) a⁻³ इसकी बीमा होती है। वैसे मैंने रटा कभी नहीं है, बाकी मैंने निकाला ही है हमेशा, तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी आवेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर चालक का विभव हो जाता है। किसी आवेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर चालक का विभव क्या हो जाता है? तो आपको बता दें, शून्य हो जाता है। किसी आवेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर चालक का विभव शून्य हो जाता है आपका। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की होती है। समविभव पृष्ठ की लंबवत होती है। सीधी सी बात है। कैसी होती है? लंबवत होती है, क्योंकि समविभव पृष्ठ में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आगे क्या कह रहा है? पृथ्वी का विभव माना जाता है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हम शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। और 1 फैरेड 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि C बराबर होता है C बराबर होता है Q/V, यानी कूलम प्रति वोल्ट। और 1 फैरेड स्थैत फैरेड के बराबर होता है। कितनी स्थैत फैरेड के बराबर होता है? तो आपको जानकारी दे दें हम, क्या होता है? 8.99 × 10⁻11। तो 1 फैरेड बराबर कितना स्थैत फैरेड होता है? 8.99 × 10⁻11 स्थैत फैरेड होता है। इस बात को याद रखिए। पूछा जा सकता है कि 1 फैरेड बराबर कितने स्थैत फैरेड होते हैं? तो 8.99 × 10⁻11। ठीक है। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो वो आपका संधारित्र होता है। ये संधारित्र की परिभाषा ही लिखी है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 8वें नंबर में संधारित्र भरा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, धारिता घट जाएगी आपकी। धारिता आपकी घट जाएगी, क्योंकि जो समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक होता है C बराबर A∪0/d होता है। और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 4 माइक्रोफैरेड के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? अब देखिए, धारिता में श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + डॉट डॉट डॉट। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 जोड़ को जोड़ेंगे हम, तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? यानी 10वें का 4 माइक्रोफैरेड धारिता के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग की कोटि का होता है? तो 10⁻⁴ कोटि का होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10⁻⁴ कोटि का होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। धारक घनत्व एक राशि, कैसी राशि धारक घनत्व? तो धारक घनत्व आपकी एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक है। और इसके अलावा इसकी बीमा क्या होती है? तो धारक घनत्व यानी J बराबर I/A के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। चौथा नंबर कह रहा है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। सिग्मा बराबर 1/ρ, ये सूत्र होता है आपकी।
गतिशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? गतिशीलता का देखो, गतिशीलता की परिभाषा का सूत्र होता है कि Vd/E यानी अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी सहायता से आप इसकी मात्रक निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू क्या बन जाएगा? हाँ, मीटर इंटू कूलाम बन जाएगा और न्यूटन इंटू सेकंड बन जाएगा। ये आपका मात्रक बन जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का बीमी सूत्र क्या होता है? तो रो बराबर R/A/L के सूत्र से हम निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे बीमा नहीं याद होती हैं, मैं याद नहीं करता, कभी निकालता ही हूँ। 7वां नंबर क्या थी? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? भाई दूरी बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, सीधी सी बात है कि बढ़ जाएगा। प्रतिरोध की चर्चा कर रहा है कि दोनों, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए, नहीं, दोनों 7वां नंबर है ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 7वें में बढ़ जाना होगा। 8वां नंबर क्या कहता है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें भी विभवांतर आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को लाभप्रद बनाने के लिए उन्हें हमेशा क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा, चाहे विभवांतर हो, चाहे विद्युत विभव हो, चाहे आपका सेल का विद्युत बल हो, ये सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A, तो यानी हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक इसका। और धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व एक आपकी सदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। तो अभी भी बताए थे चुंबकीय क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के कैसी होती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी सहायता से? तो बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से इस बात की व्याख्या की जा सकती है। जैसे dV बराबर सूत्र होता है μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यानी आई कहाँ गया? अनुक्रमानुपात में हो गया। तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? लॉरेंज बल होता है। और ये दिया रहा है तीसरा नंबर, कह रहा है ना तीसरा नंबर, तो चुंबकीय बल कौन सा बल होता है? लॉरेंज बल तो होता है ना। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आ रहे, हाँ पकड़ में आ गया, क्षेत्र की दिशा में किसी कण से गति करता है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। और लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? जब बराबर QV साइन थीटा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यह बराबर QV की सहायता से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी चुंबकीय बल 0 हो जाता है। टेस्ला का मात्रक होता है, तो टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ते अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, ठीक है। 6वां नंबर है आपका कि शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे होती है? तो कम हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि μ0 निर्वात को प्रदर्शित करता है। तो μ0 आपको तो चुंबकनशीलता को प्रदर्शित करता है ना। 7वां नंबर आपका चुंबकनशीलता को। चल कुंडी धारा मापी में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को बनाया जाता है। या तो अवतल बना दीजिए और या तो बेलनाकार बना दीजिए, दोनों में से कुछ भी बना दीजिए आप, यानी आप, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या करें? धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर होता है। धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर अधिकतम होता है। कैसा होता है? धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर अधिकतम होता है। 9वें का क्या हो जाएगा आपका? अधिकतम यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। और याद रखिए इस बात को, गोले के केंद्र पर यदि पूछता है, यदि कोई भी पृष्ठ हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अगर पूछता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। ध्यान दीजिए इस बात को। 10वां प्रश्न क्या? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। सीधा सा प्रश्न है इसमें। और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है ऐसी पद्धति में? तो आपको जानकारी के लिए बता दें 1.77
1.77 क्रॉस 10 के पावर 11 होता है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है। या तो यदि आप 1.7 भी बता देते हैं, 1.7 क्रॉस 10 के पावर 11, तो भी कोई दोष नहीं, ये भी सही है। और यदि आप इतना भी बता देते हैं कि जैसे 1.7 लिखा है तो 7 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले अंक को 2 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो इसे 2 × 10 की घात 11 भी लिखा जा सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव से जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। भाई समांतर क्रम में तो जोड़ा जाता है विभव को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपसे चुंबकीय, और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्रुव सामर्थ्य का भी मिश्र होता है। अगर यहीं पे कहता कि ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक, तो एम्पियर इंटू मीटर मात्र हो जाता। तो बीमा पूछ रहा है, तो बीमा अब निकाल सकते हैं कैसे, तो यम बराबर होता है यम स्मॉल एम गुणे 2l होता है, तो इसकी सहायता से कैपिटल एम बटे 2l हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं, है ना। निकालना है तो निकाल लीजिएगा, ना निकालना है तो बताइएगा, हम खुद बताएंगे फिर आपको। वैसे निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने सूत्र आपको बता दिया। चुंबकीय आघूर्ण एक कैसी राशि, सदिश राशि है। धारा और पेंडुलम की तरह भांति व्यवहार करता है, तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चौथे का दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये आप थ्योरी में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थों को पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें हम, उसे पृष्ठ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नींद आ रही है। ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है आपका, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु एक पूर्ण होता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुंबक होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर घट जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ताप बढ़ाने पर घट जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में प्रेरित धारा परिवर्तन के कारण होती है, तो सीरीज बात है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण है। परिपथ में प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण होती है। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अन्योन्य प्रेरण की घटना में, अन्योन्य प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है, तो मूल धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है। किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत दाब बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो आपको बता दें अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नहीं यहाँ पे भरा जाएगा, अन्योन्य प्रेरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। यानी इसमें 0 हो जाएगा, बस हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो 0 होती है। और यही पूछता प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 3 हर्ट्ज होती है। सीधी सी बात। समांतर अनुनादी परिपथ को परिपथ भी कहते हैं, तो अस्वीकार परिपथ भी कहा जाता है। अनुनाद की दशा में समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो प्रतिबाधा क्या होती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें अधिकतम होती है। अनुनाद की दशा में समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और चौक कुंडली में बहने वाली धारा को कहते हैं, तो चौक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें वाटहीन धारा कहा जाता है। चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। अब प्रेरक प्रतिघात एसएल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। चाहे एसएल हो, चाहे एससी हो, चाहे आर हो, इन सब का मात्रक ओम होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो आपको बता दें विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं आपकी। इनकी खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने इसकी गणितीय व्याख्या की थी। ठीक है, मैक्सवेल ने इसकी गणितीय व्याख्या की थी। वैसे नाम हर्ट्ज का भी आता है इसके खोजकर्ता में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी माध्यम भरा जाएगा। तीसरा नंबर टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति कितनी होती है, 3 × 10⁴
हर्ट्ज से 3 × 10⁻9 हर्ट्ज के बीच होती है। और पृथ्वी के मध्य मंडल के ऊपर कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल होता है। सीधी सी बात है, पृथ्वी के वायुमंडल में मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भू स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। यहाँ पे 24 भर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है। तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की जो कोटि होती है 10⁻14 कोटि की होती है। और सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है? गामा तरंग होती है। सीधा सा प्रश्न है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है, क्योंकि हम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पढ़ते ही हैं प्रकाश में। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। और यदि आपसे कहा जाए कि दर्पण में फोकस दूरी और लेंस वक्रता त्रिज्या संबंधी क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब बराबर R/2 अथवा R/2F हो जाता है। अगर दर्पण के लिए पूछा जाए तो R/2F आप याद रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर लेंस के लिए पूछा जाए, वो भी समतल उत्तल लेंस के लिए, तो आपका सूत्र बन जाता है F/2R, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तीसरा प्रश्न क्या देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। सीधी सी बात है, सघन माध्यम प्रकाश की चार बेलन माध्यम की अपेक्षा कम होती है। यहाँ कम भरा जाएगा। और देखिए 2023 में पूछा भी गया है, जल के भीतर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे अवतल भरा जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस होता है। लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग के लिए अधिकतम होती है, तो आपको बता दें सबसे कम होती है बैगनी रंग के लिए और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के लिए। तो यहाँ पे लाल रंग भरा जाएगा। प्रिज्म के लिए बैगनी विकिरण का विचलन अधिकतम होता है। 7वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो आपको जानकारी के लिए बता दें तो आपका अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अवदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की अपेक्षा कैसी होती है? तो कम होती है। नेत्रिका की अपेक्षा कैसी होती है? नेत्रिका की अपेक्षा आपकी कम होती है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न है आपका? हाँ, 8वां प्रश्न। तो ये आपका प्रश्न हो गया। देखिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक का व्यास दुगना करने से प्रतिबिंब की तीव्रता गुनी हो जाएगी। तो अगर व्यास को दुगना करेंगे आप तो कि प्रतिबिंब कितने गुना हो जाएगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रतिबिंब आपका 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक का व्यास दोगुना करने से प्रतिबिंब की तीव्रता आपकी 4 गुना हो जाएगी। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको बता दें हम सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। पार्थिव दूरदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। परावर्तित दूरदर्शक की दोष से मुक्त रहती है। किस दोष से मुक्त रहती है? तो आपको जानकारी बता दें कि वड विपथन और गोली विपथन से दूर रहती है। वड विपथन और गोली विपथन। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है, ये सबको पता है। और अंतिम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। 11वां प्रश्न कहता है एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें 1/60 डिग्री होती है। ठीक है, 1/60 डिग्री होती है एक नेत्र की विभेदन सीमा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ व्यतिकरण होता है तो विनाशी होता है। सीधी सी बात है, वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। वैसे यहाँ पे ऐसा पूछना चाहिए कि यदि परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के से कम है, योग से कम है तो हो जाता है विनाशी। और संपोषी कब हो जाता है? नहीं, संपोषी हो जाता है। और विनाशी में क्या होता है? सभी का अलग अलग वालों का योग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुल मिला के इसका आंसर आपका विनाशी हो जाएगा। बस हो गया। यहाँ भी विनाशी व्यतिकरण होता है। बादलों का स्पष्ट फोटो खींचने के लिए कैमरे के लेंस के आगे लगा देते हैं। तो कैमरे के लेंस के आगे पॉलीडाइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं?
बादलों के स्पष्ट फोटो खींचने के लिए कैमरे के आगे पोलराइड लगा देते हैं। प्रकाश का वेग विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है, सीधी सी बात है भाई। वायु से जल में जाएगा तो कम हो जाएगा। और नो चेंज क्या होता है? नो चेंज होता है आवृत्ति, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चौथा नंबर क्या कह रहा है? अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों का तरंगार्ग, तो तरंगार्ग होता है तो क्या होता है आपका? तो समतल होता है, सीधी सी बात है। अनंत में उपस्थित है तो समतल होता है, अगर बिंदुवत तो गोलीय होता है, अगर सीमित दूरी पर स्थित तो बेलनाकार होता है। बस सीधा सा प्रश्न है, तीनों चीजें कंफर्म रखिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य का मान कण के द्रव्यमान कैसा होता है? तो प्रतिमानुपाती होता है। क्यों होता है? क्योंकि लैम्बडा बराबर एच अपान पी होता है और पी बराबर एम इंटू वी होता है। बस हो गया, इससे सूत्र शायद स्पष्ट हो जाता है। और आपको बता दें कि ये क्या होते हैं, द्रव्य तरंगों की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोंगली ने की थी। अगर आपसे कहा जाए डी ब्रोंगली तरंगे क्या चुंबकीय तरंगे होती नहीं होती, क्योंकि ये द्रव्य तरंगे होती हैं। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है? देहली आवृत्ति की संगत तरंगदैर्घ्य कहलाती हैं, तो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सीधा सा प्रश्न है। अगर आपसे कहा जाएगा देहली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो लैम्डा जीरो बराबर सी अपान न्यू जीरो होता है, यानी कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु की सतह से धातु को सतह से इलेक्ट्रॉन को सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। बस हो गया। फोटॉन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो आपने पढ़ा होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने दी थी। तो यहाँ पे आपका प्लांक हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्लांक की वैल्यू कितनी होती, तो 6.6 × 10⁻34। अगर आपसे कहा जाए कि प्लांक का मात्रक कितना होता है, तो जूल इंटू सेकेंड होता है ना। ये सारी बातें हैं। अगला प्रश्न क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है? तो 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाता है। बस हो गया। चौथे का आपका ये सही हो जाएगा। पांचवा क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। अगर पूछे खोज तो हर्ट्ज लगाना, आपको याद रखिएगा इस बात को। और यदि व्याख्या की चर्चा करें तो आइंस्टीन। अगला प्रश्न, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा आपका? छठवां नंबर आपका तीव्रता पर निर्भर करेगा। किस पे? तीव्रता फिर आपका निर्भर करेगा। आगे सातवां नंबर प्रश्न क्या करें? इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक संबद्ध होता है तो तरंग संबद्ध होती है। सीधा सा प्रश्न भाई, कोई भी गतिमान कण होगा उसके साथ क्या संबद्ध होगी? तो तरंग, यानी आपका यहाँ पे तरंग भरा जाएगा आठवें प्रश्न में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु का आकार लगभग होता है। तो परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर नाभिक का पूछे तो नाभिक इसकी अपेक्षा 10⁻⁻4 गुनी होती है, तो यहाँ 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगी, अथवा 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसने किया था जिसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे होते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है, यानी थॉमसन ने की थी। दूसरे का थॉमसन भर दिया जाएगा। तीसरा नंबर, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 होती है। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, चौथा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n की डॉट डॉट के अनुपाती होती है। तो आपको बता दें इसका नंबर आपका सही हो जाएगा वर्ग के अनुपाती होती है। किसके? वर्ग की, n के वर्ग के अनुपाती होती है। पांचवा नंबर, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके में केंद्रित होता है। तो नाभिक क्या बोलते हैं, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक भरा जाएगा यहाँ पे पांचवें में। छठवां नंबर, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का पूर्ण गुणक होता है। तो किसका पूर्ण गुणक होता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें हम, तो ये होता है h/2π का पूर्ण गुणक होता है। किसका होता है? h/2π का पूर्ण गुणक होता है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका आपने पढ़ा हो 13 क्या होता है? हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। हाँ सही है। हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम कक्षीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, बिल्कुल सही। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनीकृत करना आसान होता है। आठवें नंबर का क्या पढ़ा जाएगा? आसान शब्द भर दिया जाएगा। नौवां क्या कह रहा है? बोर के अभिगृहित के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करते, तो ऊर्जा नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको ऊर्जा भर दिया जाएगा।
9वें प्रश्न में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक बात और सुनिए, कल हमने बताया था कि जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल होता है 0.72, याद रखिए इस बात को, और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में डॉट डॉट की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभ की घनत्व कितना होता है, 3 × 10⁻17 के किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। चौथा नंबर, न्यूटन की माध्य आयु लगभग कितनी होती है, तो 1000 सेकंड होती है। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का मूल आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश से कितना होता है, दोगुना हो जाएगा, यहाँ 2 भर दिया जाएगा 5वें नंबर में। छठवां नंबर क्या कह रहा है कि गामा किरणें लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटाई को पार कर सकती हैं, यहाँ पे 30 भर दिया जाएगा। विकिरण के दैनिक प्रभाव का मात्रा क्या होता है, ये प्रश्न अच्छा देखिए, विकिरण के दैनिक प्रभाव का मात्रक आपका क्या होता है, तो ये प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाता है क्या, रेड, क्या बन जाता है, रेड, जिसे हम रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है, 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति की तुल्य ऊर्जा कुल ऊर्जा जूल में होती है, तो क्या हो जाती है 8वें नंबर में। तो आपका प्रश्न का नंबर सही हो जाएगा 9 × 10⁻13 हो जाता है। 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति की तुल्य कुल ऊर्जा कितना बन जाता है आपका, तो आपका 9 × 10⁻13 हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन को अपक्रिया भी कहते हैं, तापकी अपक्रिया भी कहते हैं, तापी संलयन अपक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नाभिकीय विखंडन के लिए डॉट डॉट न्यूट्रॉन का भारी नाभिक पर बमबारी कराया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 190, 90 नहीं होगा। नाभिकीय विखंडन के लिए मंदगामी इलेक्ट्रॉन को भारी नाभिक से टक्कर कराया जाता है, यानी ऑप्शन है नहीं, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा मंदगामी न्यूट्रॉन की भारी नाभिक पर बमबारी कराई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, नियंत्रण अर्धचालक में अल्पसंख्यक होते हैं, तो होल होते हैं, जिसे हम कीटड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होल भर दिया जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के डॉट में होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें हम, ये तो यहाँ पे कोटर होता है, क्या होता है, कोटर। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कोटर, यानी होल होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा बदलने के लिए ये दृष्टिकरण का प्रयोग करते हैं। और आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि कितनी होती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसकी कोटि होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और सिलिकॉन के लिए कितनी 1.1 हो जाती है, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। 6वें नंबर के, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्धचालक में घट जाएगी, सीधी सी बात है, ऋणात्मक हो जाएगी 6वें नंबर में। ठीक है, 6वें नंबर में क्या बन जाएगा, किसी चालक के ताप को बढ़ाने उसकी चालकता क्या हो जाएगी, उसकी चालकता आपकी हो घट जाती है कि बढ़ जाती है, क्या प्रश्न कह रहा है, किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता वैसे घट जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अर्धचालक में घटती है जबकि चालक में बढ़ती है। तो वैसे देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से घटना चाहिए यहाँ पे, पर इसमें आंसर आपका शायद बढ़ना दिया है, मैंने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन बढ़ती नहीं है, केवल चालक पदार्थ नहीं बढ़ती है, देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर पाया जाता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर पाया जाता है, तो आपको बता दें क्या पाया जाता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर जाता है तो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिशा में बदलने के लिए प्रयुक्त युक्ति तो पता चल ही गई कि दृष्टिकरण होता है। तो क्या हो जाएगा, तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर घट जाता है।
8वां क्या कह रहा है, निम्न प्रकार के अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो निम्न प्रकार के अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 9वां प्रश्न क्या, सिलिकॉन परमाणु की वाहतम का अच्छा कितना, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना, 14 होता है, तो 2 8 4 बन जाएगा, तो ये अंत में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेश का विनिमय सूत्र कितना होता है, 80 होता है। और अगला प्रश्न का, विद्युत चुम्बकीय तरंगे तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, तो यहाँ तरंग भर दिया जाएगा तीसरे में। 10 नंबर, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर क्या हो जाता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ये कुचालक हो जाता है। निम्न प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा ई नंबर में। और आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा घनत्व का सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पीरियड प्रतिधार सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, 1.77 क्रॉस 10 के पावर 11 जूल प्रति किलोग्राम होता है। आगे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की तरंगदैर्घ्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मुझे याद है 10 दशमलव कुछ होता है क्या, हाँ त्यार क्या होता है, नंबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सूत्र होता है -13.6 वोल्ट, यानी स्क्वायर होता है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आगे देख लेते अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, सिलिकॉन परमाणु की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। और आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा तरंग होती है, सबको इस बात की जानकारी। धारा और विनाट का धर्म चुंबक के भांति व्यवहार करता है, पीछे हो ही गया। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है, व्हीट स्टोन सेतु पर कार्य करता है। आगे का, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतरण के भांति व्यवहार करता है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए डॉट वी होल वेक्टर हो जाता है, और इसके बाद क्या बन जाता है, वायु हो जाता है, बस हो गया। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। विद्युत परिबंध वोल्ट मीटर का सदैव में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आदर्श प्रश्न कह रहा है कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है, इसमें भी 0 भरा जाएगा, दूसरे में भी। तीसरा में सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरण होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10 के घात 14 कोटि की होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम संगत माध्यम में जाने पर उसका वेग घट जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, शंट का प्रयोग धारामापी की कम हो जाती है, सुग्राह्यता कम हो जाती है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खत्म, यहाँ से ख़त्म, ये वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो बंधु, हम आपके साथ पूरी तरह से तन मन धन सबसे जुड़े हुए हैं कि आपका 90+ का रिजल्ट बनाया जाए। यदि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं कि आपको 90% का रिजल्ट बने, तो आपको भी हमारा भला करना चाहिए और हमारे साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना चाहिए। अतः इस चैनल को ज़रूर आप प्रमोट कराइए, किसी भी तरह से कराइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए आप, है ना। आपको मेरे साथ पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, नमो नमः।